नमस्कार, मैं वंदना तिवारी आज हिंदी दिवस पर आपका सभी का स्वागत करती हूं और हिंदी दिवस के अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। आज इस हिंदी दिवस के मौके पर हम लोग हिंदी के महत्व, विचार, प्रचार प्रसार के अवसर पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस चर्चा में मैं निमंत्रित करती हूँ हमारे तुरा हिंदी सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर श्री प्रभात तिवारी जी और हमारे अन्य साथी जो NRHM में काम करते हैं स्वास्थ्य विभाग में, वो हिंदी के प्रबुद्ध सेवक श्री राकेश पांडे जी को मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी का इस चर्चा में स्वागत है। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सरकार द्वारा जो हिंदी के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं, हिंदी के उत्थान के लिए चलाए जाते हैं और उसके इतिहास के विषय में थोड़ा आप प्रकाश डालेंगे। भारत में हिंदी तकरीबन 6वीं और 7वीं शताब्दी से हिंदी का उपयोग होता रहा है और हिंदी का जो मूलतः जो इसकी हिंदी की भी जो मातृभाषा है या हिंदी जिससे विकसित हुई है वह है हमारा संस्कृत। और धीरे धीरे क्रमशः जब हिंदी का विकास होने लगा तो इसमें बहुत सी दूसरी अन्य भाषाओं के भी शब्द और इसमें आके जुड़ने लगे, जिसमें से उर्दू, अरबी, फारसी, मैथिली, ब्रज, ये जितनी भी भाषाएं हैं उनसे हिंदी में शब्द आने लगे और हिंदी का क्रमशः विकास होने लगा और हिंदी के शब्दकोश जो है धीरे धीरे क्रमशः विकसित होने लगे। तकरीबन 11वीं-12वीं शताब्दी के आते आते हिंदी एक मूलतः खड़ी बोली के रूप में उत्तर भारत में तकरीबन आप उधर पश्चिमी पाकिस्तान तक भी इसका है ना, जो आज पाकिस्तान के रूप में है, पश्चिमी पाकिस्तान में भी इनका प्रयोग किया जाने लगा। उसके बाद 12वीं शताब्दी में हिंदी का व्याकरण भी आया और हिंदी जो है हर व्यक्ति की जन की ये भाषा बनने लगी और हिंदी न सिर्फ जन की भाषा बन गई बल्कि ये बहुत हद तक ये आधिकारिक राजाओं के उस वक्त राजाओं और महाराजाओं के दरबार में भी हिंदी का जो है आधिकारिक भाषा के तौर में भी इस्तेमाल होने लगा। मगर हिंदी का जो विकास अंततः हम लोग जो अभी देख रहे हैं या हिंदी जिस प्रकार से आज भारत में जिस स्थान को प्राप्त कर रही है, इसके लिए भारत सरकार और भारत के लोग जो हैं काफ़ी अथक मेहनत कर रहे हैं और किए भी। अब जैसे कि हम लोग देखेंगे कि जब महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने भी हिंदी के बारे में एक सुंदर सी बात कही कि उन्होंने कहा कि हिंदी जनमानस की भाषा है और हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकृत करना चाहिए। और ठीक इसी के अंतर्गत हिंदी को हमारी जो संविधान सभा थी, जो संविधान बनाया जा रहा था, तो उन्होंने 14 अगस्त सन 1949 को हिंदी को राष्ट्रीय और आधिकारिक तौर पर राष्ट्रभाषा के तौर पर मानने के लिए स्वीकृत किया। मगर जैसे जैसे क्रमशः संविधान बनते गए और भारत की विभिन्न स्थितियों और परिस्थितियों को देखते हुए भारत में जो प्रदेश हैं वहाँ अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं, भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां हैं, तो हम पा रहे हैं कि तकरीबन भारत में बोले जाने वाली भाषाएं और बोलियां तकरीबन 19,500 से ऊपर भाषाएं और बोलियां हैं भारत में। भाषा हाँ, ये लोग हैं और इनकी अलग संस्कृति है और सभी को अपने भाषा के प्रति, सभी लोगों को अपने संस्कृति के प्रति अथाह प्रेम है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी भाषा और उसकी संस्कृति जो है उसकी संरक्षण हो। तो ऐसा किया गया कि संविधान में आर्टिकल 343(1) के तहत जो हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1951 से लागू हुआ। तो उस समय क्या किया गया कि ऐसा प्रावधान रखा गया कि 15 वर्षों तक हिंदी अंग्रेजी के साथ, है ना, राज्य भाषा के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाए। और उसके बाद पाया गया कि कहीं न कहीं हिंदी को कुछ राजनीतिक कारणों से, चाहे वो दक्षिण भारत का विरोध हो, चाहे वो पूर्वोत्तर का विरोध हो, है ना, तो हिंदी को संपूर्ण राजभाषा का दर्जा 15 वर्ष के बाद भी नहीं मिल पाया। इसलिए संविधान में 1963 में एक इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट लाया गया
जहां उसमें ऐसा प्राविधान किया गया कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों को केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक भाषा के तौर पर इस्तेमाल करने की इनकी इजाज़त दी गई। और हम लोग देखेंगे कि बहुत से ऐसे जो उत्तर भारतीय राज्य हैं जहाँ जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार है ना, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ऐसे कुछ एक कैटेगरी के राज्य हैं जहाँ हिंदी आधिकारिक तौर पर राजकीय भाषा के तौर पर स्वीकृत कर बोली जाती है। और जो दूसरे बी कैटेगरी के राज्य हैं जिसमें महाराष्ट्र भी हैं, जिसमें गुजरात भी हैं, और ऐसे भी कुछ और राज्य हैं जहां हम देखेंगे कि हिंदी और अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा के तौर पर हिंदी का उपयोग वहाँ होता है। और जो सी कैटेगरी के राज्य हैं जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटक, केरल है या पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं, यहाँ हम लोग पाएंगे कि हिंदी मुख्यतः अंग्रेजी प्रादेशिक भाषा और कभी कभी हिंदी का भी यहाँ उपयोग देखा गया है। तो इस प्रकार से लास्ट में अंत में आके हम लोगों ने देखा कि इसी 1963 के जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है उसको फिर परिवर्तित किया गया, थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट किया गया, और 1976 में इसको भारतीय सरकार ने थोड़ा सा इसमें फेरबदल करके हिंदी के विकास और हिंदी के प्रोत्साहन और हिंदी के प्रचार प्रसार का संपूर्ण दायित्व केंद्र सरकार ने अपने ऊपर लिया। और हम लोग पाएंगे कि हिंदी के विकास और हिंदी के प्रोत्साहन में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की अहम भूमिका रही है। साथ ही साथ हम पाएंगे कि हिंदी के विकास में भारतीय सिनेमा, हिंदी बॉलीवुड और ये जो टीवी सीरियल्स हैं, ये चाहे दूरदर्शन हो, चाहे जो भी हो, पत्र पत्रिकाएं, चाहे हिंदी पत्र पत्रिकाएं हो, ये सभी हिंदी के विकास में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं और निभा रहे हैं अभी भी। और हिंदी सिर्फ भारत की ही एक भाषा नहीं रह गई है। हिंदी यदि हम लोग उठा के देखें तो हिंदी विश्व के अनेक देशों में, अनेक हिस्सों में हिंदी का उपयोग होता है। जहाँ भी भारत के लोग गए हैं वहाँ जहाँ इस भी भाषा भारत का के लोग हैं वहाँ भी है। और आप देखेंगे कि हिंदी चलचित्र जो है, सिनेमा है हमारे विदेशों में भी काफी लोकप्रिय है। जी हाँ। विदेशों में आप देखेंगे कि हिंदी जो बॉलीवुड के गीत संगीत है वो विदेशों में काफी है ना, ध्यान से लोग चाव से है ना देखते हैं। और उस पर अब कभी कभी हम लोगों को बहुत आश्चर्य लगता है कि रसिया जैसे देश, जर्मनी जैसे देश है ना, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में भी और हिंदी पर लोग जो है, हिंदी गानों पर लोग थिरकते हैं, नाचते हैं वहाँ के लोग। तो हिंदी का विकास हुआ है, मगर जिस प्रकार से हिंदी का विकास भारत में और रूप से होना चाहिए था, राष्ट्रभाषा के तौर पर होना चाहिए था, तो शायद अभी और समय लगेगा उसको भारत के राष्ट्रभाषा के तौर पर स्थापित होने के लिए। जी मैं राकेश जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि हिंदी ने जिस तरह, हिंदी भारत की मूल भाषा है लेकिन फिर भी हिंदी का उतना विकास नहीं हुआ, कहीं ना कहीं हिंदी नीचे गई है और हिंदी को सरकार को ऊपर लाने का जो प्रयास करना पड़ रहा है यही साबित करती है कि हिंदी कहीं ना कहीं नीचे गई है। तो आपको क्या लगता है कहाँ से हिंदी का डिटोरिएशन आप कहेंगे या नीचे जाना कहेंगे, यह प्रारंभ हुआ है? जी, सबसे पहले दूरदर्शन के सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार, हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं कुछ पंक्तियाँ हिंदी भाषा की जो तत्कालीन परिस्थिति है अपने समाज में, उसके प्रति मैं कहना चाहूँगा कि हिंदी भाषा जो है तत्कालीन समाज में एक अहम भूमिका निभाता है। बहुत ही अच्छी परिस्थिति है। राष्ट्र में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। करीब 50% से ज़्यादा के लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं। ज़्यादातर लोग लिखते और पढ़ भी लेते हैं। आम भाषा के तौर पे मान लीजिए यदि कहीं हम बाहर जाते हैं तो जहाँ व्यावहारिक तौर पे हमें अंग्रेजी या फिर अन्य भाषाओं का साथ नहीं मिल पाता है, एक हिंदी भाषा भाषी यदि कहीं जाता है तो वहाँ हिंदी भाषा का इस्तेमाल जो होता है वो उसके लिए बहुत ही सुविधाजनक हो जाती है। और कई भाषा भाषी लोग, आप यूँ कह सकते हैं कि हिंदी का ज्ञान से आप भारत के समस्त हिस्सों में आप आसानी से घूम फिर के अपना काम कर सकते हैं। जी, क्योंकि मैं स्वयं इसको देख चुका हूँ। मैं पढ़ाई के लिए जब 12वीं की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद जब मैं बाहर गया, मैं महाराष्ट्र में 3 साल रहा, कर्नाटक में भी 3 साल रहा, तो हिंदी वहाँ जितनी आसानी से चलती है मुझे कोई ऐसा व्यवहारिक तौर पे असुविधा महसूस नहीं हुई। मराठी लोग,
जैसे मैं अभी बोलने वाला था कि कई भाषा भाषी लोग, अन्य जी, हिंदी हाँ, भाषा भाषी हाँ, लोग जो हैं वो भी हिंदी का प्रचलन चलाते हैं वहाँ पे, आम व्यवहार के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं। और कई राज्यों में, जैसा प्रधानाचार्य महोदय कह रहे थे कि कई राज्यों में, कई प्रांतों में तो हिंदी प्रमुखता के साथ बोली जाती है। मैं उदाहरण के तौर पे कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, जी, हाँ, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ इत्यादि जो झारखंड, ये राज्यों में प्रमुख भाषा के तौर पे हिंदी का इस्तेमाल होता है, न केवल बोलने के, लिखने और पढ़ने में भी। और कई देशों में सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के अलावा कई देश ऐसे हैं जहाँ की अच्छी खासी आबादी हिंदी जानती है, बोलती भी है, लिखती भी है और पढ़ती भी है। मैं हिंदुस्तान के बाद यदि किसी देश का नाम लेना चाहूँगा इस क्रम में, तो वो नेपाल रहेगा। करीब 8 करोड़ की जनता वहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग करती है। उसके बाद युगांडा, यूक्रेन, पाकिस्तान के कई हिस्सों में बोला जाता है। उसके बाद मैंने ऐसा सुना कि लुआंडा भी एक देश है जहाँ हमारे हिंदी भाषी लोग वहाँ बहुत हैं, और वहाँ दीपावली वगैरह जैसे हमारे त्यौहार है वो मनाते हैं, और हिंदी भाषा का बड़ा चलन भी है। जी, आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। इंडोनेशिया, इसमें आप एक क्रम में एक और भी चीज जोड़ सकते हैं, जो कैरेबियन आइलैंड है, जी जी, जिसमें जमाइका है, जी। इत्यादि। वहाँ भी जो भारतीय मजदूर जो गिरमिट के तौर पर गए थे, जिनको अंग्रेजों ने वहाँ भारत से ले गया था, वहाँ उनकी जो आपसी बोलचाल की जो भाषा है वो भी हिंदी ही है। ये एक मूल कारण रहा। जब अंग्रेजों का शासन भारत पे था, उस समय में जब वर्क फोर्स, जिसे लेबर, मैन पावर की कमी जो कहते हैं, बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ से जब जनसंख्या, अच्छी खासी जनसंख्या को वहाँ पे श्रमिक मजदूर के तौर पे लेके जाया गया, तो वो सिर्फ शारीरिक तौर पे वहाँ पे नहीं गए, मानसिक तौर पे भी वहाँ पे गए, और वहाँ पे उन्होंने अपने भाषा का प्रचार प्रसार किया और संस्कृति का भी विकास किया। आप बाहरी, जैसे सर अभी कह रहे थे कि कैरिबियन देशों में, और यहाँ पे हम लोग के मालदीव्स, जावा, सुमात्रा, मॉरिशियस एक देश है जी, सिंगापुर में आप देखेंगे वहाँ पे अच्छी खासी भाषा में लोग कहीं म्यांमार में भी देखा कि बहुत सारे भारतीय लोग जो हिंदी भाषा भाषी तो वहाँ से बात करके न केवल भारत और भारत के पड़ोसी देशों में ही सिर्फ हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ और बोला जाता है, बल्कि अन्य देशों में भी, विश्व के अन्य देशों में जहाँ हिंदुस्तानी लोग गए, वहाँ हिंदी को साथ में लेके गए, और वहाँ पे जब उनकी जनसंख्या का विस्तार हुआ, वृद्धि हुई, तो वहाँ भी हिंदी का विकास हुआ। लेकिन सर एक बात है कि जितना हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आज बातें कर रहे हैं हम लोग, सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, आखिर तो कोई कारण रहा होगा कि हिंदी को समाज में जो दर्जा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। इसका जो मूल कारण मेरे नज़र में आता है कि हम भारतीयों में राष्ट्रीयता का अभाव होना। हम भारतीय जो है मूल रूप से भारत को तभी याद करते हैं जब हमें भारत की जरूरत पड़ती है, अन्यथा हम क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातवाद, इसमें कहीं ना कहीं हम उलझे रहते हैं। और जिसके कारण क्या होता है कि क्षेत्रवाद, भाषावाद और के चलते कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद जो हम पर होना चाहिए, वो राष्ट्रवाद हम में थोड़ी कमजोर हो जाती है। और यदि राष्ट्रवाद कमजोर होता है तो निसंदेह कहीं ना कहीं क्षेत्रीयता, जो क्षेत्रीय ताकतें हैं, जो क्षेत्रीय चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करती है, और नतीजा क्या होता है कि हिंदी का सही विकास नहीं हो पा रहा है। लेकिन और दूसरा चीज, हम भारतीयों में अब ये जो नया एक मानसिक जो स्तर हम में जो विकसित किया है, यही सुनना चाह रहे थे। नया जो मानसिक स्तर विकसित किया गया है, वो कहा जाता है कि अंग्रेजी नौकरी की भाषा है और अंग्रेजी जानने वाले लोग विद्वान होते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ज्ञान तो ज्ञान है, वो उसका ज्ञान का भाषा से कोई संबंध नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि यदि हिंदी का विकास होता है तो जो क्षेत्रीय भाषा है उनका भी विकास होगा। मूलतः अंग्रेजी जो है हमारी अपनी मातृभाषा नहीं है, अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है, मगर आज हम अंग्रेजी का महत्व अपनी क्षेत्रीय और अपनी राष्ट्रभाषा के ऊपर ज्यादा दे रहे हैं। यदि आप एक प्रश्न मैं आपसे कहूँ कि यदि हम लोग पूर्वी एशिया, जैसे जापान है, कोरिया है, चाइना है, ये सारे भी देश हैं, और यूरोपियन देश भी हैं बहुत से, जहाँ हम देखेंगे कि उनकी मातृभाषा जापानीज है, कोरियन है, चाहे चाइनीज है, चाहे चाइनीज मंदारिन है। ये लोग अपने
अपनी राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाई लिखाई लिखाई, और जी, जी, शिक्षा जी। करते हैं। और आप ताज्जुब करेंगे कि सारे लोग हम जैसे हमारे भारत से हमारे काफी भारत विकसित हैं। जी हाँ, जी हम क्या भारत क्या हम आज चाइना के समकक्ष खड़े हैं? नहीं। जबकि चाइना और हमारी आजादी प्राय एक ही साथ हुई। एक ही साथ मगर अरे जापान पर तो एटम बम का प्रहार हुआ, जी 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 और उस इतने बड़े प्रहार के बावजूद भी जापान आज विश्व की तीसरी चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। जैसा तो राकेश ज्ञान जो है वो जी, जी। वो भाषा से कहीं भाषा के अंदर ज्ञान बंद नहीं हो सकता। ज्ञान विशेष करके व्यक्ति तभी प्राप्त कर सकता है जो वो अपनी मातृभाषा में और अपनी ही भाषा में वो प्राप्त करेगा। जी और ये सबसे बड़ा हमारा भारतीय मानसिकता का दोष है। मानसिकता का दोष है। समाज में अंग्रेजी का इतना ज़्यादा चलन बढ़ गया है राकेश जी कि मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज हिंदी भाषी होते हुए भी मैं या आप हम अपने बच्चों को अंग्रेजी भाषा सिखाना चाहते हैं, हिंदी भाषा में पढ़ाना चाहते हैं, इसके पीछे क्या मानसिकता हो गई जी है? कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षाएं होती हैं, जी आपने देखा होगा कि कई राज्यों में राज्य भाषाएं जहां विकसित होती हैं, जी जैसे महाराष्ट्र में मैंने देखा था कि मराठी लैंग्वेज का बहुत ही मराठी भाषा का बहुत ही वर्चस्व है वहाँ पे। वर्चस्व है। और उसके बाद जब मैं कर्नाटक में गया तो कर्नाटक में पढ़ाई करने के लिए जब मैं गया तो वहाँ पे जब कभी समय मिलता था तो प्राथमिक विद्यालय में मैं जाता था, देखता था अपने मित्रों के साथ में उनके कन्नड़ गाँव पढ़ाते में, हैं। तो कन्नड़ भाषा की वरीयता वहाँ पे देखने को मिलती थी। प्राथमिकता तब होगी जब हम अपनी भाषा को प्राथमिकता देंगे। जी 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 हमें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। कारण एक ये भी मूल कारण था कि जिसके चलते हिंदी का ज़्यादा विकास उस स्तर पे नहीं हुआ जिस स्तर पे होना चाहिए था। सर ने अभी कहा, महोदय ने अभी प्रधानाचार्य महोदय ने कहा था, बात सही कहा। आज के तत्कालीन समाज में हिंदी का जो स्थान है बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन उस स्तर पे जितना होना चाहिए था कि एक राष्ट्रभाषा के तौर पे उतना विकास नहीं हुआ। अन्य कारण में मैं जोड़ूंगा उच्च शिक्षा। जी 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 उच्च शिक्षा में प्राथमिक शिक्षाएं, हाई स्कूल के लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल की जो शिक्षाएं थी या जो अभी हैं, उस पे हिंदी उतना वर्चस्व नहीं ला पाया। सरकारी कुछ कमजोरियां रही, कुछ कारण थे जिसे अब यदि हम विस्तार में चर्चा करते जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो हायर स्टडीज़ जैसे कि मान लीजिए कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई, वहाँ हिंदी भाषा में आपको नहीं मिलेंगे सिलेबस, आपको सब पढ़ना पड़ेगा अंग्रेजी। तो शुरू से ही हम लोग को इस बंधन में बांध दिया गया कि आप यदि अंग्रेजी जानते हैं तो आपका विकास हो पाएगा। कर पाएंगे। अब जो बच्चे हिंदी मीडियम या बांग्ला मीडियम से, असमीज मीडियम से, हाजोंग, कोच, राभा, गारो मीडियम से पढ़ के आने के बाद में जब उन लोगों ने हाई स्कूल पास किया, अचानक जब उन्हें हिंदी या फिर उनके रीजनल भाषा के जगह पे उन्हें अंग्रेजी झेलना पड़ा। 2 साल में हायर सेकेंडरी में उन्होंने कैसे झेला, जो जिन्होंने झेला वो जानते होंगे। और उसके बाद अचानक हायर स्टडीज के लिए मेडिकल की पढ़ाई और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पे निर्भर हो जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं रोड़ा। तब वो जब लोग जाके ऐसा कहते हैं कि ये तो हमारे लिए एक मजबूरी का कारण बन गया है, इसीलिए अपने बच्चों को बचपन से ही अंग्रेजी पढ़ाने लगते हैं। जब लोगों को ये एक्सपोजर मिलते गया और लोग देखे कि नहीं भाई, क्यों ना हम फाउंडेशन जो उनका न्यू है, उनका बेस जो है, उससे पहले से ही हम अंग्रेजी मीडियम में डालें, ये एक प्रबल कारण था। दूसरा एक जो है ना, ये क्षेत्रीयता जो है बहुत बड़ी अपने आप में एक शक्ति हो जाती है। जी अब मैं आपको 2020 में हमारी जो भारतीय सरकार है नरेंद्र मोदी के अंतर्गत, आप देखेंगे कि इन्होंने एक नई शिक्षा नीति लाई और उन्होंने एक इस शिक्षा नीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को उन्होंने जोड़ा था कि कम से कम एलिमेंट्री लेवल तक, प्राथमिक स्तर तक 3 भाषा में ही बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, जैसे जिसमें अंग्रेजी हो, उसकी अपनी क्षेत्रीय मातृभाषा हो और हिंदी हो। मैं अपना एक अनुभव साझा करना चाहूँगा यहाँ पे मंच पे दर्शकों के साथ कि जब मैं विद्यालय में पढ़ता था, हिंदी हाई स्कूल में, तो हिंदी और अंग्रेजी के अलावा जो तीसरी भाषा, जैसा अभी प्राचार्य महोदय ने बताया है, उस समय में हम लोगों के विज्ञान के अध्यापक हुआ करते थे और इन्हीं के विद्यालय में मैंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई की हुई है। तो हमें तृतीय भाषा के तौर पे, जैसा सर ने कहा कि थर्ड लैंग्वेज के तौर पे एक भाषा को ज़रूर, तो जहाँ हिंदी का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं है वहाँ पे हम हिंदी को ला सकते हैं। थर्ड लैंग्वेज के तौर पे मैंने बांग्ला पढ़ा था जी, बांग्ला पढ़ा और सौभाग्य से
बांग्ला 3 साल में ही मैंने अच्छा खासा उसका अध्ययन किया। जी 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 मैं आज पढ़ भी लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ, जी। और बोलचाल तो खैर हम लोगों ने बचपन से सीखा हुआ है, तो बोलचाल में कोई परेशानी नहीं है। तो ये मेरी एक संपत्ति बन गई। जी, यही बात है। आप किसी भी भाषा को जब आप सीखेंगे तो वह एक आपकी संपत्ति रहेगी। अब उस क्षेत्रों में, उस अंचलों में जब मैं जाऊंगा जहाँ पे कि मान लीजिए कि बांग्ला ही प्रबलता से बोली जाती है या समझी जाती है या लिखी जाती है, या फिर मैं किसी अपने मित्र के घर जाता हूँ जहाँ के उनके बूढ़े बुजुर्ग दादा दादी रहते हैं, उनको और कोई भाषा नहीं आती है, तो मैं जब उनसे उनके अपने भाषा में बात करता हूँ तो एक अपनापन का अनुभव होता है मुझे, और उनके चेहरे पे मुझे ये प्रभाव दिखता है कि मेरा एक जो क्लोजनेस, मेरी जो एक नज़दीकी है उनके साथ, वो काफ़ी अच्छी है तुलनात्मक तौर पे उन लोगों के जो उनकी भाषा में उनसे वार्तालाप नहीं कर पाते, या कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अब इसी तौर पे जहाँ पे हिंदी का ज़्यादा प्रसार नहीं हुआ, वहाँ पे थर्ड लैंग्वेज के तौर पे यदि एक कारण ये भी रहा कि यदि हिंदी को वरीयता के साथ में आगे बढ़ाया गया रहता तो आज हिंदी काफ़ी आगे रहता। एक और कारण मैं कहना चाहूँगा, हिंदी को आम भाषा में मैं कहना चाहूँगा कि अंग्रेजी जो सब भाषा है, इसको रोजी रोटी की भाषा बना दी गई। ब्रेड अर्निंग, बटर अर्निंग, ब्रेड बटर अर्निंग, या फिर इस चीज़ को हमें देखना चाहिए कि आपने हर चीज़ों को अंग्रेजी से जोड़ दिया। हर पाठ्यक्रम जो विद्यालयों की है वो अंग्रेजी में आने लगी। हायर स्टडीज़ में आपने देखा कि वहाँ इंग्लिश जुड़ने लगी। अभी भी प्राइमरी विद्यालय की हालत तो फिर ख़राब हो जाती है, क्योंकि प्राइमरी विद्यालय में हिंदी पढ़ाने लगते हैं, और जैसे ही क्लास 6 में बच्चे आते हैं उनको अंग्रेजी से जब सामना होता है तो वो भागने लगते हैं पढ़ाई से। बहुत सारे स्कूल ड्रॉप आउट होने का कारण कहीं ना कहीं ये भी है। इसी समस्या को दूर करने के लिए मोदी जी ने अभी बहुत नई शिक्षा प्रणाली को, उन्होंने शिक्षा नीति को लागू किया है जी, जहाँ उनका जो मकसद है कि बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा हो या कम से कम अप टू मैट्रिक या हायर सेकेंडरी तक हो, उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति अपनी मातृभाषा में जो चीज़ों को आसानी से समझ सकता है, वो कहीं ना कहीं, देखिए मैं भी एक शिक्षक हूँ और मुझे ये पता है कि अंग्रेजी में हम उस चीज़ को उतनी आसानी से नहीं समझ पाएंगे जितनी आसानी से उसी विषय को हम अपनी मातृभाषा में समझ जाते हैं। हिंदी भाषा में किसी भी विषय को, मैं विशेष करके हिंदी हो या भारत की कोई भी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई हो, मगर जो दूसरी समस्या आती है कि जो क्षेत्रीय भाषा, जो इसको संविधान में हम लोगों ने 8वीं अधिसूचना से हमने उसको अधिसूचना में डाल के रखा है, 22 भाषाएं हैं, तो इन 22 भाषाओं में शिक्षा राजकीय स्तर पर हो सकता है, मगर राष्ट्रीय स्तर पर तो इनका हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। यही कारण है ये जो हिंदी का जो संपूर्णतः विकास नहीं हो पा रहा है। भारत में तकरीबन 19,500 भाषाएं और बोली जाती है, और 121 भाषाएं हैं भारत में, जिनमें से 22 भाषाओं को 8वीं एक शेड्यूल में हम लोगों ने अप्रूवल दिया। जी। अब मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करती हूँ इस चर्चा में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। धन्यवाद।